तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्राणधारा का संतुलन, जैविक संतुलन, क्षमता और आस्था का जागरण और परिष्कार, इन चार माध्यमों से हम व्यक्ति के संतुलित विकास का चिंतन कर सकते हैं। सबसे पहले प्राणधारा का संतुलन। मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए प्राणधारा का संतुलन अत्यंत आवश्यक है। कुंडलिनी योग के कारण हमारे शरीर में 72,000 या इससे अधिक नाड़ियां हैं। बड़ा ही एक सुंदर उदाहरण है। लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के 72,000 से अधिक रानियां थी, नारियां थी, जिन पर उनका अधिकार था। परंतु वही योग की दृष्टि से समझने वाले लोग, आध्यात्मिक दृष्टि से समझने वाले लोग कहते हैं कि 72,000 से अधिक शरीर की नाड़ियों पर भगवान शिव श्री कृष्ण का अधिकार था, और जिसका अधिकार हठ योग, ध्यान योग का जो उन्होंने वर्णन किया है कि जिसका अधिकार अपनी नाड़ियों पर हो जाता है उसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है और उसे असीम आनंद का अनुभव होने लगता है, उसका समुचित बौद्धिक, भावनात्मक, शारीरिक विकास हो जाता है। अब इनमें प्राण, जीवन शक्ति, प्रेरणाएं और अन्य ऊर्जाएं विद्युत तरंगों के समान इन नाड़ियों में बहती है तथा शरीर के विभिन्न कोशों और अंगों के स्वास्थ्य और तालबद्धता को ये सही सलामत रखते हैं। इन 72,000 नाड़ियों में तीन प्रकार की नाड़ियां सबसे अधिक महत्ता रखती है। पहली है इड़ा, दूसरी है पिंगला और तीसरी है सुषुम्ना। पिंगला को सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, इड़ा को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। इड़ा और पिंगला इन दोनों के प्राचीन प्रायोगिक नाम हैं। आज के शरीर शास्त्र की परिभाषा में इनकी तुलना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस और सिंपैथेटिक नर्वस से की जाती है। नर्वस सिस्टम जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस है, उसको क्या कहते हैं? इड़ा और पिंगला नाड़ी। जब प्राण का एक प्रवाह अधिक हो जाता है तब उद्दंडता, रोक्षलता आने लगती है, उन्मुक्तता आने लगती है। इससे हिंसा और तोड़फोड़ की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है और वही सारा कार्य दायी प्राणधारा की संस्कृति का काम है, उसकी सक्रियता का परिणाम है। यदि प्राणधारा का बायां प्रवाह सक्रिय होता है तो हीन भावना का विकास होता है, भय की वृत्ति होती है, दुर्बलता आती है और दोनों में संतुलन आवश्यक है, बाई का भी और दाई का भी। दोनों में संतुलन अपेक्षित है। जब दोनों का संतुलन हो जाता है तो ना हीन भावना पनपती है, ना उद्दंडता बढ़ती है, ना अनुशासनहीनता होती है, ना भय की वृत्ति होती है। तो जीवन विज्ञान इन दोनों नाड़ियों को सम करने का, उनमें तालमेल बिठाने का काम करता है। दूसरा है जैविक संतुलन। आज के मेडिकल साइंस ने ये बात को स्थापित कर दिया है। हालांकि पूर्ण रूप से अभी कुछ बहुत ज्यादा कहा नहीं जा सकता, अभी भी इस बारे में ज्ञान बहुत न्यून है, अल्प है, कि मनुष्य का बायां जो हिस्सा है, लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये स्कूली अध्ययन यानी कि पढ़ाई के लिए बहुत उपयोगी है। तर्क, गणित, भाषा, जितने भी अध्ययन के कार्य हैं वे सारा कार्य मस्तिष्क का बायां हिस्सा करता है। वही बाएं हिस्से में करने वाले कार्यों के ऊपर आज अनेक ग्रंथ प्रकाशित हो रहे हैं, अनेक रहस्योद्घाटन भी हो रहे हैं, परंतु फिर भी नहीं कह सकते कि मनुष्य की रचना की, मस्तिष्क की रचना की हमें सारी जानकारी
हो गई है। वहीं पर दाया हिस्सा मनुष्य का आवश्यक है क्रियाकलापों के लिए। दाएं हिस्से से अध्यात्म, अंतश्चेतना विकास, आंतरिक वृत्तियों का विकास, ये सब दाएं चेतने से होता है। यानी अध्यात्म का जो मूल जितने भी अवयव हैं वो दाएं हिस्से से ही विकसित होते हैं। ये इनके विकास और ह्रास दोनों के लिए उत्तरदायी। हुआ क्या है, आज बायां हिस्सा तो बहुत सक्रिय हो गया है। शिक्षा की प्रवृत्ति, पढ़ने की प्रवृत्ति, रोजगार परक शिक्षा को प्राप्त करने की पद्धति, विषय का पारंगत बनने की पद्धति तो बहुत ज्यादा हो गई है। बाएं हिस्से में बहुत ज्यादा हम लोग डाल देते हैं, पर दायां हिस्सा सोया रह जाता है और उसके परिणाम स्वरूप केवल मैं और मैं यानी कि अहंकार, अहम और अपना विकास की भावना इस भारतीय संस्कृति के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। इसलिए संतुलित विकास के लिए मस्तिष्क के दोनों हिस्सों का संतुलन जरूरी है। जीवन विज्ञान असंतुलन की इस खाई को भरने का काम करता है। वो बायां हिस्सा जो परिष्कृत है, जो बहुत ज्यादा काम करता है, उसके अनुसार दाएं हिस्से को भी परिष्कृत करता है, और जब दोनों का संभाव हो जाता है तो जीवन विज्ञान की अवधारणा पुष्ट होने लगती। तीसरा है क्षमता की आस्था का जागरण। जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक मनुष्य में अनंत ज्ञान होता है, अनंत ज्ञान होता है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है या जिसकी गणना ही ना की जा सके। अनंत शक्ति होती है। यह प्राचीन दर्शन की भाषा है। आज का विज्ञान भी अब इस भाषा को बोलने लगा है। अभी कुछ समय पहले सुपर लर्निंग की प्रणाली विकसित हुई है। डॉक्टर लापनोव ने इस प्रणाली को जन्म दिया है। उसका यह सिद्धांत है कि मनुष्य में सीखने की अनंत क्षमता है और उसको विकसित किया जा सकता है। उन्होंने उसके ऊपर प्रयोग किए कि जो बच्चा 5-10 शब्द याद करने में हिचकिचाता था, उसको इस प्रणाली से हजारों शब्दों को याद करना संभव हो सका। इस प्रकार यह विज्ञान इस नतीजे पर पहुंचता है कि मनुष्य के मस्तिष्क में अनंत क्षमताएं हैं और आदमी उन क्षमताओं का मात्र 5-7% ही उपयोग कर जाता है। और इसमें आइंस्टीन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कुछ कहते हैं 8वें हिस्से का, कुछ कहते हैं 16वें हिस्से का। यानी कि एक मस्तिष्क के बहुत छोटे हिस्से का प्रयोग करके भी आइंस्टीन ने हजारों ऐसे परिभाषाएं दी और ऐसे ऐसे आविष्कार किए जो आज भी मानव जाति के लिए बहुत बड़े आविष्कार है और उसके विकास के लिए बहुत अधिक सहायक। जो व्यक्ति कहते हैं इसका 8-10% उपयोग कर लेता है, वो महान बन जाता है, और जो उपयोग नहीं कर पाता उसकी क्षमताएं सोती रह जाती हैं और वो मूर्खता की ओर अग्रसित होने लगता है। इस प्रकार मस्तिष्क की क्षमताओं का प्रयोग करके इस जीवन विज्ञान पद्धति से हम इसका लाभ उठा सकते हैं। और अंत में चौथा है परिष्कार। जीवन विज्ञान का चौथा अर्थ परिष्कार है और इसके 3 आयाम हैं: दृष्टिकोण का परिष्कार, व्यवहार का परिष्कार और भावना का परिष्कार। ये तीनों मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं, अधोगति की ओर ले जाते हैं। किसी भी राष्ट्र के उत्थान और पतन का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे या किसी भी समाज के पतन की या उसके उत्थान की कहानी पढ़ेंगे तो उसके गहराई में 3 ही बातें मिलेंगी। उत्थान के भी 3 कारण हैं: सम्यक दृष्टिकोण, सम्यक व्यवहार, सम्यक भाव।
जीवन विज्ञान विद्यार्थी का परिष्कार चाहता है कि उसकी दृष्टि बदले, संदृष्टि बने, सम्यक दृष्टि बने, उसका व्यवहार बदले, संदृष्टि बने, सम्यक दृष्टि बने, और उसका भाव भी समभाव बने, सम्यक भाव बने। वैज्ञानिक खोजों के अनुसार इन सब पर हाइपोथैलेमस और ग्रंथि का नियंत्रण है। जीवन विज्ञान ग्रंथि तंत्र के स्रावों का परिष्कार कर दृष्टि, व्यवहार एवं भाव का परिष्कार करना चाहता है कि किस प्रकार से इन ग्रंथियों के तंत्र से जो बहाव हैं उनको नियंत्रित करके इन तीनों आयामों को परिष्कृत किया जा सके। इसीलिए आचार्य महाप्रज्ञ जी के अनुसार, जैन चिंतन के अनुसार, जीवन विज्ञान एक संतुलित शिक्षा प्रणाली है जिससे जीवन को संतुलित करने की विविध शक्ति इसमें निर्दिष्ट है, प्राप्त होती है। ये जीवन विज्ञान की एक परिभाषा जिसका हमने यहां चिंतन किया, जो आचार्य महाप्रज्ञ ने जिसको विरचित किया। जीवन विज्ञान की प्रकृति है और प्रकृति को कहते हैं वस्तु का स्वरूप। अब बिना स्वरूप को जाने किसी भी विज्ञान हो, परिभाषा हो, कोई भी किसी भी प्रकार का विषय हो, उसको समझा नहीं जा सकता। इसीलिए जीवन विज्ञान को समझने के लिए इसकी प्रकृति को समझना भी अत्यंत आवश्यक है कि जीवन विज्ञान क्या है, इसका स्वरूप क्या है। तो जीवन विज्ञान के स्वरूप को जानने के लिए हम 4 प्रकार के बिंदुओं का उपयोग कर सकते। वो कौन से बिंदु? एक है नई विद्या शाखा। क्या? नई विद्या शाखा। शिक्षा जगत में विद्या की अनेक शाखाएं हैं। कोई फिजिक्स पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, कोई मैथमेटिक्स पढ़ता है, कोई सोशियोलॉजी पढ़ता है, कोई हिस्ट्री पढ़ता है, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ता है, कोई कॉमर्स पढ़ता है, कोई इंजीनियरिंग पढ़ता है, कोई मेडिकल पढ़ता है, कोई फार्मेसी पढ़ता है। तो अनेक प्रकार की शिक्षा में अनेक प्रकार के क्षेत्र है, परंतु जीवन विज्ञान एक नई विद्या शाखा है जिसका मूल लक्ष्य विद्यार्थी की जीविकोपार्जन ही नहीं, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना। आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट हो जाएंगे, मेडिकल पढ़ेंगे, डॉक्टर हो जाएंगे, परंतु वो केवल जीवन विज्ञान के अनुसार नहीं होगा। वो केवल आपकी शिक्षा के अनुसार आपको रोजगार मिल जाएगा और कमाई का एक साधन बन सकता है, परंतु जीवन तो संतुलित नहीं होगा। जब जीवन संतुलित नहीं होगा तो उसके लिए तो जीवन विज्ञान की एक नई शिक्षा को ग्रहण करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। तो जहां बाकी जो शिक्षा के क्षेत्र हैं वो रोजगार की ओर ले जाते हैं, वो जीविकोपार्जन की ओर ले जाते हैं, वह जीवन विज्ञान जीने की कला को सिखाता है। जीवन के सिद्धांतों को प्रयोगों से आप्लावित कर उसे जीने का एक नया मार्ग प्रशस्त करता है। ये एक ऐसी विद्या है जिसका प्रयोग चेतना के जागरण के लिए किया जाता है, चैतन्यता के लिए किया जाता है, जो मूल स्वभाव है आत्मा का। नैतिक और चारित्रिक विकास केवल उपदेशों से ग्रहण नहीं हो सकता, संभव भी नहीं है। इसके लिए आवश्यक है चेतना का रूपांतरण, हृदय का परिवर्तन, और इस परिवर्तन के लिए आवश्यक है आपको जानना, स्वयं को पहचानना, और स्वयं को पहचानने और आत्मा के निकट लेने वाली नवीनतम शाखा है जीवन विज्ञान। और इसे जैन शास्त्रों में कहीं कहीं स्वपर भेद विज्ञान भी बता दिया गया है। स्वयं को जानना, पराय को जानना, इन दोनों के समन्वय से आत्मा की निकटता को लाना, आत्मा के मूल लक्ष्यों को समझना, आत्मा की किस प्रकार से प्रवाह है और आत्मा को किस प्रकार से हम संतुलित व्यवस्थित कर सकते हैं, इसको समझना।
और दूसरी है समन्वित शिक्षा पद्धति। जीवन विज्ञान एक संतुलित और परिपूर्ण विद्या पद्धति है। संतुलित इसलिए है कि केवल ये शारीरिक विकास की बात नहीं करती, ये बौद्धिक विकास की बात नहीं करती, ये मानसिक और भावनात्मक विकास की भी बात करती। परिपूर्ण इसलिए है कि इसमें सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ प्रयोग का ज्ञान भी आवश्यक है। यानी कि एप्लीकेशन, थ्योरी नहीं, उसका एप्लीकेशन, शिक्षा नहीं, उसके प्रयोग भी। और इस संतुलन को करने के लिए आचार्य महाप्रज्ञ ने पुनः इसको परिभाषित किया कि जीवन विज्ञान समन्वित शिक्षा पद्धति का नाम है। इसमें जीवन विज्ञान की शिक्षा में अहिंसा की शिक्षा, नैतिक शिक्षा, आंतरिक परिवर्तन की शिक्षा, इन तीनों का समन्वय है। और इस शिक्षा के क्षेत्र में अणुव्रत और प्रेक्षा ध्यान से इन तीनों आयामों को विकसित और पल्लवित किया जा सकता है, जो रोजगार परक शिक्षा के साथ मिलकर के व्यक्ति का संपूर्ण विकास करती है, मानव का विकास करती है और भारतीय संस्कृति के उत्थान में एक नया आयाम चढ़ देती। तीसरा है नियमों की खोज। और विज्ञान का तो अर्थ ही है ना कि नियमों की खोज। जितने जितने एक्सपेरिमेंट होते जाते हैं, विज्ञान उतने उतने निष्कर्ष निकालता जाता है, और जितने जितने निष्कर्ष निकालते जाते हैं उतनी उतनी अवधारणाएं बनती चली जाती हैं, उतनी उतनी परिभाषाएं बनती चली जाती हैं, और उसका उपयोग मनुष्य अपने रोज के कार्यों में करने लगता है। अतः इन प्रयोगों से जो निर्माण होते हैं, जैसे हम देखते हैं रसायन शास्त्र के प्रयोग से अनेक प्रकार के नियमों की खोज की गई है, अनेक रसायनों की खोज की गई है, कपड़ा है, बहुत सारी चीजें, कपड़ा, अनेकों प्रकार का कपड़ा, रासायनिक शास्त्र की तो देन है। सिंथेटिक कपड़ा बनने लगा, वरना पहले तो कपास से केवल कपड़ा बना करता है, कपास से रुई और रुई से कपड़ा, तो सिंथेटिक नाना प्रकार के, तो ये सब प्रयोगों के कारण ही तो संभव हुए हैं ना। साथ साथ जीवन विज्ञान में जीवन पक्ष के द्वारा किए गए अध्ययनों से नियमों की खोज की जाती, उसके उपयोग द्वारा सभी पक्षों का विकास किया जा सके, इसकी खोज की जाती है। और इसके तीन मुख्य पक्ष हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, जिसे हम कह भी देते हैं मन, वचन, काय, जिसे कह देते हैं। इसके तीन मुख्य लक्ष्य हम बता सकते हैं कि जिनसे इन तीनों पक्षों को परिष्कृत किया जा सके, उन नियमों को खोजा जा सके जिससे भावनात्मक और बौद्धिक विकास में संतुलन स्थापित हो, उन नियमों के खोज को जिनसे प्रज्ञा को, अंतःकरण को, शुद्ध चेतना को जगाया जा सके। किसको? प्रज्ञा को। प्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञान किसके साथ? विवेक के साथ, तब वो बन जाता है प्रज्ञ। अंतःकरण, अंतस, अंतस, अंतस ही तो सबसे महत्वपूर्ण है। अंतस शुद्ध है तो सब शुद्ध है, और अंतस मलिन है, सब मलिन। और शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस आत्मा का स्वभाव ही दया है, धर्म है। उस स्वभाव को मूल स्वभाव में लाना शुद्ध चेतना है। अचेतन मन को परिष्कृत किया जा सकता है। इस प्रकार से ये नियमों की खोज अणुव्रत और प्रेक्षा ध्यान के अनुसार की जाती है, तब जीवन विज्ञान का एक नियमों का काम बनता है, नियमों की खोज होती है, और उनके परिणामों का अध्ययन करके हम जीवन का विकास कर सकते हैं। इसके बाद है प्रयोगात्मक ज्ञान। प्रयोग जो है वो विज्ञान की एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, कड़ी है। आचार्य महाप्रज्ञ जी के अनुसार जीवन विज्ञान के प्रमुख 7 अंग हैं। 7 अंग कौन कौन से?
शरीर, हम सभी जानते हैं जीवन विज्ञान शरीर के बिना तो है ही नहीं। श्वास, श्वास लेना, श्वास छोड़ना। प्राण, जैन शास्त्र अनुसार मनुष्य में 10 प्राण होते हैं। मन, भाव, कर्म और चित्त, ये 7 अंग हैं और इनकी समष्टि का नाम ही तो जीवन है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए इन 7 अंगों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जीवन विज्ञान में इन 7 तत्वों के संतुलन के लिए प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग निर्धारित किए गए हैं। इन अंगों का प्रेक्षा ध्यान से क्या संबंध है, इसका स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक विश्लेषण है। जीवन विज्ञान एक नई विद्या शाखा समन्वित शिक्षा पद्धति और नियमों के खोज के साथ साथ प्रयोगात्मक विज्ञान भी है। इस प्रकार से इन प्रतीकों के माध्यम से हम जीवन विज्ञान को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अभी तक हमने समझा कि जीवन विज्ञान है क्या, इसकी प्रकृतियां क्या है, इसको कैसे समझा जा सकता है, इसको समझने के लिए, इसको करने के लिए क्या क्या उपयोगों की आवश्यकता है, क्या क्या नियमों की आवश्यकता है। परंतु ये सब चीजें पूर्ण रह जाती हैं अगर इसके लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट नहीं होंगे। कोई भी विज्ञान, कोई भी शिक्षा पद्धति तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसके लक्ष्य और उद्देश्य निर्दिष्ट ना हो, उसके लक्ष्य और उद्देश्य साफ साफ ना दिखाई दे। तो जीवन विज्ञान के जो लक्ष्य है, लक्ष्य क्या होते हैं? जब मनुष्य में नए नए प्रश्न, नई नई जिज्ञासाएं और नई नई समस्याएं उभरने लगती हैं, तब उन्हीं के समाधान के लिए नई नई विद्या शाखाएं भी उभरती हैं। तभी तो समाधान हो सकेगा। नई समस्या, नई जागृति, नई शंका, नए प्रश्न, उनका समाधान जिस पद्धति से होगा फिर नई पद्धति लानी पड़ेगी। प्रत्येक विद्या शाखा की समस्याओं में एक निश्चित दृष्टिकोण रहता है, उनका अपना परिक्षेप रहता है, उनके अध्ययन के अपने कुछ विशेष लक्ष्य रहते हैं, विशेष उद्देश्य रहते हैं। अपने लक्ष्य और दृष्टिकोण के अध्ययन से अनुसंधान होने पर उनके विकास का काम आगे चलता है। कालांतर में समस्या समाधान की विद्या शाखा को एक नई दृष्टि प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति और समाज दोनों लाभान्वित, चाहे वो न्यूटन के सिद्धांत हो, चाहे मैडम क्यूरी के परमाणु के सिद्धांत हो, रदरफोर्ड के परमाणु के सिद्धांत हो, और चाहे कृष्ण के ध्यान, हठ, योग के सिद्धांत हो, भक्ति के सिद्धांत हो, किसी भी प्रकार के सिद्धांत हो, विज्ञान हो, उसके लिए अपने अपने लक्ष्य और अपने अपने उद्देश्य रहते हैं। अब जीवन विज्ञान के हम लक्ष्यों की बात करते हैं। जीवन विज्ञान का पहला लक्ष्य है जीवन के परिष्कार द्वारा आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण करना। कितनी सुंदर बात है। जीवन विज्ञान ये नहीं कह रहा केवल संन्यास लेके निकल जाओ। जीवन विज्ञान कह रहा है कि अध्यात्म के साथ साथ जीविका, जीवन जीने का काम करो, दोनों का संतुलन करो। तो ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना, जीवन की शारीरिक, मानसिक और चैतासिक प्रक्रियाओं का प्रयोग योग और प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से उनका वैज्ञानिक अध्ययन करना। कितनी सुंदर बात है कि योग और प्रेक्षा ध्यान के द्वारा किस प्रकार से जीवन के अवयवों को परिष्कृत और उन्नत किया जा सकता है। तीसरा है जीवन के उन नियमों और प्रक्रियाओं का अध्ययन और अन्वेषण करना जिससे, हमने पहले कहा, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक का विकास होता है। देख भाल कर चलना, जानना, ज्ञान प्राप्त करना और क्रिया करना। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, यानी कि विवेकपूर्ण क्रिया को करने का
जानने का, प्रयोगों का काम ही जीवन विज्ञान है और उन प्रकृतियों का अध्ययन ही जीवन विज्ञान है। स्वस्थ समाज की संरचना के लिए ऐसे प्रशिक्षक का निर्माण करना जो विभिन्न क्षेत्रों में स्वस्थ जीवन के एक्सपेरिमेंटल, प्रायोगिक, अभ्यासात्मक प्रतिक्रियाओं को भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत कर सके, वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत कर सके और जिसके माध्यम से व्यक्ति का समग्र विकास और स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। अब उद्देश्य, जीवन विज्ञान के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? देखो, सीधी सी बात है, जितना अब तक हमने चिंतन किया है, जितना अब तक हमने पढ़ा है और अध्ययन किया है, उसके अनुसार पहला है बौद्धिक और भावनात्मक विकास का संतुलन, संवेग और विवेक का सामंजस्य, सामाजिकता और व्यक्तित्व में समन्वय, मानवीय संबंधों में परिवर्तन, नैतिक मूल्यों का विकास, आत्मानुशासन की क्षमता का विकास, मानवीय समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता का विकास और पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ जीवन को जीने की कला का प्रशिक्षण, संवेग नियंत्रण पद्धति का विकास, सामाजिक व्यवहार को निश्चल और मैत्रीपूर्ण बनाना सरल बना, मादक वस्तुओं के सेवन से मुक्ति, जीवन की समस्याओं के समाधान की खोज और स्वस्थ जीवन जीने के मार्ग का प्रशस्त करना, स्वयं का शक्तियों से प्रयोग करना, स्वयं की शक्तियों को जानना और उनको उपयोग करने में अपने आप को दक्ष बनाना। जीवन विज्ञान के नामकरण की चर्चा करते हुए हम इन सब उद्देश्यों को पूर्ण करते हैं और इन उद्देश्यों से ही हम जीवन विज्ञान को समझ सकते हैं, जीवन विज्ञान के बारे में जान सकते हैं। जब लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट हो जाते हैं और उनका स्पष्ट यही है कि मनुष्य के अंदर भावनात्मक, क्रियात्मक और ज्ञानात्मक विकास हो, ना केवल विकास हो, ना केवल अध्ययन हो, उसका उपयोग हो, और उपयोग किसके लिए हो? स्वयं के लिए भी हो, समाज के लिए भी हो और राष्ट्र के लिए। तभी जीवन विज्ञान का अध्ययन करने की, अध्ययन करने की, प्रेक्षा ध्यान का अध्ययन करने की प्रासंगिकता हो सकती है।